बेटा वी आर डिस्कसिंग अबाउट द हिरुडिनिया। हिरुडिनिया में हिरुडिन हम बात कर रहे थे। ये बेटा केमिकल नेचर जो होता है इसका कार्बोहाइड्रेट नेचर होता है। दूसरा अपने को याद रखना है, इनमें जो वाउंड होता है वो पेनलेस होता है बेटा। क्यों? क्योंकि इनका माउथ ट्राई रेडिएट होता है, तो जब ये काटते हैं तो घाव कैसा हो जाता है? वाई शेप्ड। कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बेटा जो लीच में हमेशा एग्जाम में आता है, आज भी एग्जाम में आता है। इनके बॉडी की जो कैविटी होती है लीच में वो फोर लॉन्गिट्यूडनल हीमोसिलोमिक चैनल्स के रूप में पाई जाती है। केवल इस हीमोसिलोमिक चैनल्स को छोड़कर बाकी जो पूरी की पूरी बॉडी होती है लीच की, उसमें एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू पाए जाते हैं फिल्ड, और इसी टिश्यू का जो नेचर होता है वो एक्सक्रीटरी नेचर का होता है। और इन टिश्यूज को जो लीच की बॉडी में फिल्ड होते हैं इनको बॉट्रॉइडल टिश्यू कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? बॉट्रॉइडल टिश्यू। तो बॉट्रॉइडल टिश्यू किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? लीच का। नेचर कैसा होता है इसका? एक्सक्रीटरी। अब हम बात करते हैं, लीच में 17 पेयर ऑफ नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं और बेटा टेस्टिस की संख्या 11 पेयर होती है। ये अगर याद हो तो बहुत अच्छी बात है। और नो लार्वा, हर्माफ्रोडाइट एंड क्लाइटलम इज प्रेजेंट ऑन 9, 10 एंड 11 बॉडी सेगमेंट। और बेटा ये दो एग्जांपल मैंने अभी आपको पढ़ाए थे, हिरुडिनेरिया एंड ग्लोसिफोनिया। ग्लोसिफोनिया इज द फ्लैटेंड लीच। ठीक है। दूसरा, अब मैं इसको यहां से बेटा रफ कर रहा हूं, और रफ करने के बाद हम कुछ स्पेशल अर्थवॉर्म के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर इस चैप्टर में हमें पढ़ने चाहिए और जो नीट में आज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, मैं उनको यहां पर इंक्लूड कर रहा हूं बेटा। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब हम केवल कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है बेटा अर्थवॉर्म से रिलेटेड, वो हम यहां पर इंक्लूड करने जा रहे हैं। जरा देखिए अर्थवॉर्म की कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, बाकी बेटा अभी मैंने क्लासिफिकेशन में इंक्लूड कर लिया है, मैं उनको इंक्लूड नहीं कर रहा हूं दोबारा। ठीक है। मैंने जैसा आपसे कहा था लगभग बेटा 100 से लेकर 120 बॉडी सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं इनमें, जो बॉडी के सेगमेंट होते हैं। ठीक है। इनमें से आपके जो फीमेल जेनाइटल पोर होता है बेटा, फीमेल जेनाइटल पोर, इसकी संख्या केवल सिंगल होती है, एक होता है, और ये 14th बॉडी सेगमेंट पर प्रेजेंट होता है बेटा। कौन से बॉडी सेगमेंट पर प्रेजेंट है? 14th। लेकिन जो मेल जेनाइटल पोर होता है कॉकरोच में, इसकी संख्या 1 पेयर होती है, और बेटा ये 18th बॉडी सेगमेंट पर प्रेजेंट होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जो नीट में जरूर आते हैं। इसके अलावा बेटा अपने को याद रखने हैं स्पर्मेथिका। तो क्या आपको पता है कि स्पर्मेथिका जो है वो एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें कॉपुलेशन के बाद बेटा स्पर्म का स्टोरेज होता है। स्पर्म इज स्टोर्ड आफ्टर कॉपुलेशन इन स्पर्मेथिका। स्पर्मेथिका बेटा 4 पेयर होती है। ये होती हैं 6th, 7th, 8th और 9th बॉडी सेगमेंट पे। कौन से बॉडी सेगमेंट पे? 6, 7, 8 और 9th। लेकिन क्या आपको पता है जो स्पर्मेथिकल पोर होता है ये 5/6, 6/7, 7/8 और बेटा 8/9 बॉडी सेगमेंट पर प्रेजेंट होता है। कहने का मतलब यह है कि देखिए ये एक सेगमेंट है, ये रहा, ये 5th सेगमेंट है, ये 6th सेगमेंट है और ये 7th। तो बेटा 5th और 6th के बीच में यहां पर स्पर्मेथिका के पोर ओपन होते हैं, इसलिए 5/6 कहते हैं हम इसको। ठीक है, समझ गए आप? चलिए अगले कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम अर्थवॉर्म के और देख लेते हैं। क्या आपको पता है कि अर्थवॉर्म में बेटा आपके एलिमेंट्री कैनाल में जो माउथ है ना, माउथ बक्कल कैविटी में खुलता है। तो बक्कल कैविटी जो होती है ये बेटा 1 से लेकर 3 बॉडी सेगमेंट तक प्रेजेंट होती है। 1 to 3 बॉडी सेगमेंट में बक्कल कैविटी प्रेजेंट है। और बेटा 3.5 से लेकर 4th बॉडी सेगमेंट तक बेटा 3.5 तक आपके बक्कल कैविटी होती है। और जो फेरिंक्स होती है, फेरिंक्स इट इज प्रेजेंट फ्रॉम 3.5 to 4th बॉडी सेगमेंट। एंड द स्टमक, इसके बाद आता है बेटा ईसोफेगस। तो जो ईसोफेगस होता है दिस इज प्रेजेंट इन अर्थवॉर्म में। ईसोफेगस बेटा 5th से लेकर 7th बॉडी सेगमेंट तक प्रेजेंट होता है।
लेकिन अर्थवॉर्म में जो स्टमक होता है, दिस स्टमक इज प्रेजेंट ऑन 9th to 15th 9 to 14th बॉडी सेगमेंट। लेकिन बेटा जो गिजार्ड है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो गिजार्ड है बेटा, इसमें जो आउटर लेयर होती है वो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की होती है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, और जो इनर लेयर होती है मसल्स की वो होती है सर्कुलर मसल्स की। गिजार्ड में गिजार्ड ग्राइंडिंग स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है बेटा? ग्राइंडिंग, फूड की ग्राइंडिंग होती है यहां पर, और ये 8th बॉडी सेगमेंट में प्रेजेंट होता है बेटा गिजार्ड। गिजार्ड के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद हम बात करते हैं इंटेस्टाइन की। इनके इंटेस्टाइन में 3 रीजन होते हैं बेटा। एक होता है प्री टिप्लोसोल, दूसरा रीजन होता है बेटा टिप्लोसोल रीजन, और तीसरा होता है पोस्ट टिप्लोसोल रीजन। पोस्ट टिप्लोसोल रीजन, क्या आपको पता है कि प्री टिप्लोसोल रीजन बेटा स्टमक के बाद इंटेस्टाइन चालू होता है 15 बॉडी सेगमेंट से लेकर 26th बॉडी सेगमेंट तक आपके प्री टिप्लोसोल रीजन होता है। क्या आपको पता है टिप्लोसोल क्या है? बेटा टिप्लोसोल जो होता है ये एब्जॉर्प्टिव, जो एब्जॉर्प्टिव सरफेस होती है फूड की, एब्जॉर्प्टिव सरफेस फूड के लिए इंक्रीज करता है बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टिप्लोसोल माइक्रोविलाई लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, जैसे हमारे इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाई होते हैं वैसे ही बेटा अर्थवॉर्म में टिप्लोसोल होता है जो फूड के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 27 से लेकर लास्ट बॉडी सेगमेंट एक्सेप्ट लास्ट 25 बॉडी सेगमेंट, आखिरी के 25 बॉडी सेगमेंट को छोड़कर सब 27 से सभी में टिप्लोसोल होते हैं। लेकिन पोस्ट टिप्लोसोल रीजन लास्ट 25 बॉडी सेगमेंट्स को कहते हैं बेटा पोस्ट टिप्लोसोल रीजन। अब हम बात करते हैं, ये तो बेटा आपके इंटेस्टाइन रीजन की बात होगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटेस्टाइनल सीका। बेटा ये कितना 9 हो गया था, 9 के बाद ये 10th पॉइंट। इंटेस्टाइनल सीका कहां पाया जाता है? ध्यान रखिएगा, इंटेस्टाइनल सीका जो होता है ये एमाइलेज एंजाइम सीक्रेट करता है। और क्या आपको पता है एमाइलेज किसका बेटा डाइजेशन करता है? कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में मदद करता है। तो इंटेस्टाइनल जो सीका होता है बेटा इनका अरेंजमेंट उल्टा होता है 26 से लेकर 22 बॉडी सेगमेंट की तरफ, 26 टू 22nd और 23rd बॉडी सेगमेंट की तरफ बेटा ये अरेंज होते हैं इंटेस्टाइनल सीका। इसके बाद हम इंटेस्टाइन के बाद इनके सर्कुलेशन की बात करते हैं। किसकी सर्कुलेशन की बेटा? आपके अर्थवर्म के सर्कुलेशन की। इतने पॉइंट्स बेटा आप नोट कर लीजिए जल्दी से। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, देख लीजिए एक बार अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए अब मैं सर्कुलेशन की बात कर रहा हूं। बेटा सर्कुलेशन अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था आपको कि एनिलिड्स में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज टाइप होता है एक्सेप्ट लीच। लीच में ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है बेटा। तो हम अभी कंटिन्यूएशन में अर्थवर्म को हम कंटिन्यूएशन में ले रहे हैं। देखिए अर्थवर्म ही चल रहा है बेटा, ठीक है। अब हम अर्थवर्म में अगला सर्कुलेटरी सिस्टम लेने जा रहे हैं। मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, लेकिन अब यहां पर अर्थवर्म के स्पेशल सर्कुलेटरी सिस्टम में बेटा आपके पाई जाती है डॉर्सल ब्लड वेसल्स। हमें याद रखना है कि इनकी जो डॉर्सल ब्लड वेसल्स होती हैं ये बेटा आपके कॉन्ट्रेक्टाइल नेचर की होती हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल होती हैं। इनमें वाल्व होते हैं, विद वाल्व कॉन्ट्रेक्टाइल होती हैं, इनमें वाल्व प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और दूसरा ये दोनों प्रकार की होती हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिंग भी होती हैं, ये ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट भी करती हैं और ब्लड को बेटा कलेक्ट भी करती है। ये कलेक्टिंग नेचर की भी होती है। लेकिन जो बेटा वेंट्रल ब्लड वेसल्स होती है वेंट्रल सरफेस पर, बॉडी की वेंट्रल सरफेस पर, उन्हें वेंट्रल ब्लड वेसल्स कहते हैं। तो वेंट्रल जो ब्लड वेसल्स होती है बेटा ये नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल होती है, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल, ठीक है, एंड विदाउट वाल्व। इनमें वाल्व एब्सेंट होते हैं, विदाउट वाल्व।
ओनली डिस्ट्रीब्यूटिंग होती है बेटा, ओनली डिस्ट्रीब्यूटिंग होती हैं। वेंट्रल ब्लड वेसल जो होती हैं ये बॉडी के फर्स्ट बॉडी सेगमेंट से लेकर लास्ट बॉडी सेगमेंट तक एंटीरियर एंड से पोस्टीरियर एंड की ओर ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन करती है बेटा। इनमें ब्लड का फ्लो एंटीरियर से पोस्टीरियर एंड की ओर होता है। डॉर्सल ब्लड वेसल के बाद आपके लिए जरूरी है बेटा लेटरल ओइसोफेजियल ब्लड वेसल्स। ये जो ब्लड वेसल्स होती है बेटा ये प्रेजेंट होती हैं आपके 1 से लेकर 13th बॉडी सेगमेंट के बीच में, 1 to 13th बॉडी सेगमेंट के बीच में प्रेजेंट होती हैं लेटरल ओइसोफेजियल ब्लड वेसल्स। और लेटरल ओइसोफेजियल जो ब्लड वेसल्स होती हैं यही कंटिन्यूस हो जाती हैं आपके सब न्यूरल वेसल्स में। सब न्यूरल जो वेसल्स होती है बेटा ये कंटिन्यूएशन होती है, लेटरल ओइसोफेजियल वेसल कंटिन्यूस हो जाती है सब न्यूरल वेसल्स में। मतलब कि 14th बॉडी सेगमेंट से लेकर 14th बॉडी जो सेगमेंट है बेटा यहां से लेकर लास्ट जो बॉडी सेगमेंट है, लास्ट बॉडी सेगमेंट तक आपके प्रेजेंट होती है सब न्यूरल वेसल्स। क्या आपको पता है कि इसके अलावा सुप्रा ओइसोफेजियल ब्लड वेसल्स होती हैं, और जो सुप्रा ओइसोफेजियल ब्लड वेसल्स होती हैं ये बेटा 9 to लेकर 13th बॉडी सेगमेंट में प्रेजेंट होती है, के बीच में प्रेजेंट होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा इनमें जो हार्ट है, अगला पॉइंट इनका जो हार्ट है इनमें वाल्व प्रेजेंट होते हैं। पहली बात वाल्व इज प्रेजेंट, हार्ट में वाल्व प्रेजेंट होते हैं। और बेटा अर्थवॉर्म में 4 पेयर हार्ट पाए जाते हैं, 4 पेयर हार्ट इज प्रेजेंट, जिनमें से लैटरल हार्ट होता है बेटा, लैटरल हार्ट 2 पेयर लैटरल हार्ट होते हैं। और ये पाए जाते हैं आपके 7th and 9th बॉडी सेगमेंट। कौन से बॉडी सेगमेंट में बेटा? 7th and 9th बॉडी सेगमेंट में पाए जाते हैं लैटरल हार्ट। और लैटरल ओइसोफेजियल हार्ट दिस इज आल्सो 2 पेयर, ये भी 2 पेयर होते हैं। इस तरीके से 4 पेयर हो गए बेटा। ये 12th and 13th बॉडी सेगमेंट में पाए जाते हैं बॉडी सेगमेंट। और सर्कुलेटरी सिस्टम में ही बेटा आपके अगला पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एंटीरियर लूप। ये एक स्पेसिफिक टाइप के लूप है बेटा, एंटीरियर लूप, जो देखो लेटरल ओइसोफेजियल जो ब्लड वेसल्स है इसको और सुप्रा ओइसोफेजियल ब्लड वेसल्स को जोड़ते हैं बेटा। ये कनेक्ट करते हैं, मैं यहां लिख दूं कनेक्ट, ये कनेक्ट करते हैं बेटा लेटरल ओइसोफेजियल ब्लड वेसल्स टू सुप्रा ओइसोफेजियल ब्लड वेसल्स। ये शॉर्ट में लिखा हमने, लेटरल ओइसोफेजियल ब्लड वेसल टू सुप्रा ओइसोफेजियल ब्लड वेसल को एंटीरियर लूप ज्वाइन करते हैं। और एंटीरियर लूप कौन से बॉडी सेगमेंट के बीच में होता है बेटा? 10th and 11th बॉडी सेगमेंट, 10th and 11th बॉडी सेगमेंट के बीच में होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है बेटा नर्व रिंग नहीं सॉरी, ये है बेटा आपके अगला कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है इनमें एंटीरियर लूप के अलावा, वो है बेटा मस्कुलर रिंग, वो है रिंग वेसल्स। इनमें रिंग वेसल्स पाई जाती है। और ये जो रिंग वेसल्स होती हैं ये इनके स्टमक में प्रेजेंट होती है। और स्टमक कहां से कहां था बेटा? 9 to 14th बॉडी सेगमेंट के बीच में, 9 to 14th बॉडी सेगमेंट के बीच में पाई जाती है रिंग वेसल्स इन स्टमक। स्टमक में जो सर्कुलर मसल्स होती है ना बेटा, सर्कुलर मसल्स, उन सर्कुलर मसल्स के चारों ओर को सप्लाई करती हैं आपके ब्लड। नाउ सर्कुलेशन के बाद हम बेटा बात कर सकते हैं, जल्दी से बेटा इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप, ठीक है, जल्दी से। चलिए अब हम अर्थवॉर्म के एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर लेते हैं। जैसा मैंने कहा था अर्थवॉर्म पढ़ाते समय मैं एक्सक्रीशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं अर्थवॉर्म के वो आपको मैं पढ़ाऊंगा। जैसे कि मैंने कहा था 3 प्रकार के आपके बेटा नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं। एक होता है इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया, ठीक है, इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया। दूसरा है बेटा सेप्टल नेफ्रिडिया, और तीसरा है फेरेंजियल नेफ्रिडिया। बेटा ये 3 प्रकार के नेफ्रिडिया होते हैं। फेरेंजियल नेफ्रिडिया जो है ये 4th, 5th and 6th बॉडी सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं। और बेटा आपको पता है
कि जो ब्लड आइलैंड्स होते हैं या ब्लड ग्लैंड्स बोलते हैं इनको, ब्लड ग्लैंड्स या ब्लड आइलैंड्स, ये भी फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ बॉडी सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं और ये ब्लड कॉप्सल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ब्लड कॉप्सल्स का फॉर्मेशन करने वाले ग्लैंड्स हैं जो अर्थवर्म में पाए जाते हैं। और फेरेंजियल नेफ्रिडिया भी फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ बॉडी सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं। बेटा जो सेप्टल नेफ्रिडिया होते हैं, ये सबसे पहले तो बेटा सेप्टल नेफ्रिडिया जो होते हैं ये लार्जेस्ट होते हैं। और जो फेरेंजियल नेफ्रिडिया होते हैं इसमें नेफ्रोस्टोम, बेटा नेफ्रोस्टोम जो होता है नेफ्रिडिया के माउथ को कहते हैं, ये एब्सेंट होता है। नेफ्रोस्टोम इज एब्सेंट। नेफ्रोस्टोम माउथ होते हैं नेफ्रिडिया के, माउथ लाइक स्ट्रक्चर्स। सबसे बड़े नेफ्रिडिया कौन है बेटा? सेप्टल नेफ्रिडिया है, लार्जेस्ट मैंने लिख दिया है। लेकिन सेप्टल नेफ्रिडिया पाए कहां जाते हैं बेटा? बिहाइंड 15th सेप्टा। जो 15th सेप्टा है बॉडी का, वहां से लेकर उसके बाद से लेकर लास्ट बॉडी के सेगमेंट तक सेप्टल नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। लेकिन इंटीगुमेंट्री नेफ्रिडिया फर्स्ट 2 बॉडी सेगमेंट को छोड़कर कंप्लीट बॉडी में पाए जाते हैं, लास्ट बॉडी के सेगमेंट तक। तो इंटीगुमेंट्री नेफ्रिडिया एक्सेप्ट फर्स्ट 2 बॉडी सेगमेंट, पहले 2 बॉडी सेगमेंट को छोड़कर बेटा सभी बॉडी सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं इंटीगुमेंट्री नेफ्रिडिया। क्या आपको पता है कि एक होता है फॉरेस्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया। फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया का मतलब होता है व्हेन द नेफ्रिडिया इज प्रेजेंट मोर देन 2000 पर सेगमेंट। जब एक सेगमेंट में 2000 से ज्यादा नेफ्रिडिया पाए जाते हैं, जैसे कि बेटा आपके 14th, 15th और 16th बॉडी सेगमेंट में। और क्या आपको याद है 14th, 15th और 16th बॉडी सेगमेंट में क्लाइटलम प्रेजेंट था? इसका मतलब क्लाइटलर सेगमेंट में क्लाइटलर सेगमेंट में पाए जाते हैं बेटा आपके फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया। और हम पहले ही पढ़ चुके हैं बेटा, अगर ये वाटर में पाए जाते हैं तो ये मोनोटेलिक होते हैं, अगर ये टेरेस्ट्रियल होते हैं अर्थवर्म तो यूरियोटेलिक होते हैं। इसको वापस से रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि वॉर्म कास्टिंग किसे कहते हैं बेटा? वॉर्म कास्टिंग का मतलब होता है एक्सक्रीटा ऑफ अर्थवर्म इज कॉल्ड एज वॉर्म कास्टिंग। बेटा जो अर्थवर्म होता है उसमें जो फेरिटिमा होते हैं, उनका जो एक्सक्रीटा होता है, एक्सक्रीटरी वेस्ट, वो राउंडेड पैलेट के रूप में होता है, राउंडेड शेप्ड होता है, राउंडेड पैलेट के रूप में। लेकिन जो यूटीफियस स्पीसीज होती है, यूटीफियस या हम ये कहें जो लुम्ब्रिकस होते हैं, लुम्ब्रिकस जो यूरोपियन स्पीसीज होते हैं बेटा, उनमें माइनर हीप के रूप में पाए जाते हैं चपटे, इस तरीके से चपटे माइनर हीप के रूप में पाए जाते हैं एक्सक्रीटा। और बेटा जब हम खेतों में इनके एक्सक्रीटरी वेस्ट को डालकर आपके सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं, इनके एक्सक्रीटा का इस्तेमाल करके, तो हम इसको वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्या टर्म इस्तेमाल करते हैं इसके लिए? वर्मी कंपोस्टिंग टर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो वर्मी कंपोस्टिंग याद रखेंगे आप। वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है? वर्मी कंपोस्टिंग का मतलब ये देखिए, वर्मी कंपोस्टिंग का मतलब क्या है बेटा? द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, increases fertility of soil by earthworm, then it is called as vermi composting। आपको क्या एक चीज और पता है कि अर्थवर्म को नेचर्स प्लगमैन कहते हैं, अर्थवर्म को। क्यों? क्योंकि ये बेटा आपके सॉइल जो होता है उसको पोरस बना देते हैं और जिससे कि एरेशन इंक्रीज हो जाता है। सॉइल का जो एरेशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है, इसलिए हम इसको नेचर्स प्लगमैन कहते हैं। दूसरा, जो अर्थवर्म होता है उनके स्टमक में, अर्थवर्म के स्टमक में बेटा आपके कैल्सीफेरस ग्लैंड्स पाए जाते हैं, कैल्सीफेरस ग्लैंड्स। और ये जो कैल्सीफेरस ग्लैंड्स होते हैं ये सॉइल में पाए जाने वाला
जो ह्यूमिक एसिड होती है बेटा, ह्यूमिक एसिड विच इज प्रेजेंट इन सॉइल, ह्यूमिक एसिड को बेटा ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ह्यूमिक एसिड को कौन न्यूट्रलाइज कर देता है? कैल्सीफेरस ग्लैंड्स, एंड इंक्रीजेस द फर्टिलिटी, इंक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। इसीलिए बेटा इसको फ्रेंड्स ऑफ फार्मर कहते हैं, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, बेटा किसानों का दोस्त कहते हैं, इसीलिए कहते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे अर्थवॉर्म से रिलेटेड जो बेटा मुझे बताने हैं आपको, जो हमें याद रखने चाहिए, मैं उनको भी यहां पर इंक्लूड कर लेता हूं, उनको भी मैं यहां पर इंक्लूड कर लेता हूं। देखिए अगले पॉइंट्स हैं हमारे रिप्रोडक्शन से, अर्थवॉर्म के रिप्रोडक्शन से। तो बेटा सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें याद रखना है, इनमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या आपको पता है, जो टेस्टिस होती हैं वो बेटा 10th और 11th, मैं यहां पर लिख रहा हूं बेटा बॉडी सेगमेंट, है ना, बार बार बॉडी सेगमेंट लिखने से अच्छा 10th और 11th बॉडी सेगमेंट में पाए जाते हैं टेस्टिस, और ये 2 पेयर होती है, 2 पेयर्स, ठीक है। हमें याद रखना है सेमानल वेसाइकल्स, सेमानल जो वेसाइकल्स होती है, और याद रखना है कि जो टेस्टिस होती हैं, टेस्टिस 1 पेयर, एक पेयर, 2 पेयर टेस्टिस थी, जिसमें से 1 पेयर एक टेस्टिस सेक में और दूसरी पेयर टेस्टिस दूसरे टेस्टिस सेक में पाई जाती है। तो टेस्टिस सेक केवल 1 पेयर होते हैं बेटा, वो भी 10 और 11 में होते हैं। और सेमानल वेसाइकल को ही बेटा सेप्टल पाउच कहते हैं, सेप्टल पाउच कहते हैं। और सेमानल वेसाइकल जो होती है वो 11th एंड 12th बॉडी सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं बेटा। इसका मतलब एक 1 पेयर टेस्टिस जो होती है, जो सेकंड पेयर टेस्टिस होती है, केवल उसी के साथ में सेमानल वेसाइकल एसोसिएटेड होते हैं, समझ में आ गया, फर्स्ट पेयर के साथ में नहीं। और जो स्पर्मिडिकुलर फनल होते हैं वो भी बेटा 10th और 11th बॉडी सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट बात मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इनके प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो होते हैं अर्थवॉर्म में बेटा वो केवल 1 पेयर होते हैं, और ये प्रेजेंट होते हैं 16 और 17th बॉडी सेगमेंट से लेकर 20 और 21st बॉडी सेगमेंट के बीच में पाए जाते हैं बेटा 1 पेयर प्रोस्टेट ग्लैंड्स। इनके अलावा इनमें पाए जाते हैं एसेसरी ग्लैंड्स। क्या आपको पता है एसेसरी ग्लैंड्स जो होते हैं ये कॉपुलेशन के दौरान जब मीटिंग होती है अर्थवॉर्म के बीच में, तो बेटा मीटिंग के दौरान ये होल्ड करने में, एक दूसरे से चिपकने में मदद करते हैं एसेसरी ग्लैंड्स का सिक्रीशन। एसेसरी ग्लैंड्स 17th और 19th बॉडी सेगमेंट के बीच में पाए जाते हैं। और एसेसरी ग्लैंड्स खुलते हैं बेटा जेनाइटल पेप्ले पर, जेनाइटल पेप्ले। और बेटा पेप्ले जो होते हैं ये तो सेंसरी स्ट्रक्चर होते हैं, ये भी 17th और 19th बॉडी सेगमेंट पर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यदि हम बात करें इनके फीमेल की, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेटा 1 पेयर ओवरी पाई जाती है 13th बॉडी सेगमेंट पर। कौन से सेगमेंट पर? 13th बॉडी सेगमेंट पर। और ओवरी जो होती है ये ओविड्यूकल फनल में खुलती है, मतलब कि 1 पेयर ओवरी जो होती है ये ओविडक्ट में खुलती है, और ओविडक्ट जो होती है ये 13 से लेकर 13.5 जो बॉडी सेगमेंट होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं। और स्पर्मेथिका बेटा हम पहले ही पढ़ चुके हैं, 6, 7 और 8 और 9th बॉडी सेगमेंट में। और स्पर्मेथिका 4 पेयर होते हैं। स्पर्मेथिका कितने होते हैं? 4 पेयर। स्पर्मेथिका वो स्ट्रक्चर होती है जिसमें कि कॉपुलेशन के बाद स्पर्म का स्टोरेज होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, यहां पर मैं नोट लिखा हूं, इनमें क्लोरागोगेन या इसी को येलो सेल्स कहते हैं, येलो सेल्स। बेटा ये हीमोसिलोमिक जो फ्लूइड होता है इनके इंटेस्टाइन में, ये इनके इंटेस्टाइन से रिलेटेड है बेटा, इंटेस्टाइन से एसोसिएटेड होते हैं क्लोरागोगेन सेल्स, ये येलो सेल्स। ये हीमोसिलोमिक फ्लूइड में पाए जाते हैं अर्थवॉर्म के। इनका नेचर होता है एक्सक्रीटरी, इट इज एक्सक्रीटरी इन नेचर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्लोरागोगेन सेल्स। ये लीवर के एनालोगस स्ट्रक्चर माने जाते हैं बेटा, लीवर के, वर्टिब्रेट के लीवर के एनालोगस स्ट्रक्चर माने जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे नेक्स्ट सेकंड फर्टिलाइजेशन कहां होता है, तो आप बताइएगा कि फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक्सटर्नल होता है अर्थवॉर्म में।
एंड इट टेक्स प्लेस इन कोकून, और ये कोकून में होता है बेटा। और मैंने कहा था कोकून किसके द्वारा बनता है बेटा, क्लाइटलर ग्लैंड के सिक्रीशन के द्वारा बनता है। और ये जो कोकून होता है 14, 15 और 16 बॉडी सेगमेंट के बीच में बनता है, और फिर उसमें से अर्थवर्म बाहर की तरफ निकलता जाता है बेटा। तो जैसे एंटीरियर से जो एंटीरियर एंड पहले निकलेगा और फिर पोस्टीरियर एंड, तो बेटा 14th बॉडी सेगमेंट में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थे, अभी पढ़ा था आपने, फीमेल जेनिटल पोर खुलता है तो वहां से फीमेल गैमेट आ जाता है, ओवा आ जाता है, और फिर 14th सेगमेंट निकलता है कोकून से। तो बताइए मेल गैमेट आ जाएगा, और मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन कोकून में होता है, और पूरे की पूरी बॉडी जो होती है अर्थवर्म की वो उस कोकून को पास कर देती है, और कोकून मॉइस्ट सॉइल में आ जाता है, और उसी में फर्दर डेवलपमेंट होता है। तो डेवलपमेंट भी कैसा होता है बेटा, डेवलपमेंट भी आपके अर्थवर्म में एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट भी एक्सटर्नल होता है, ये थर्ड पॉइंट। ठीक है, फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट कहां होता है बेटा, कोकून में होता है, इन कोकून, कोकून में डेवलपमेंट होता है। और केवल एक एम्ब्रियो डेवलप होता है, लगभग 12 एग डेवलप होना चालू होते हैं, लेकिन केवल एक अर्थवर्म जो है वो एक एम्ब्रियो के रूप में डेवलप होता है। यहां पर पहले ही मैं बता चुका हूं, नो लार्वा बेटा, अर्थवर्म में लार्वा नहीं होता, और जो क्लीवेज होता है अर्थवर्म में, क्लीवेज ये बेटा होलोब्लास्टिक अनइक्वल होता है, होलोब्लास्टिक अनइक्वल। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो बेटा आपको अर्थवर्म से रिलेटेड आपको पढ़ने चाहिए। इतने नीट के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अर्थवर्म से। अर्थवर्म हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्लासिफिकेशन के बेस पर अर्थवर्म में ये फॉलोइंग क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो कृपया करके इन क्वेश्चंस को याद करने की कोशिश कीजिए, नोट्स बनाइए इनके अपने लिखकर। थैंक यू। अगले क्लास में बेटा हम फाइलम आर्थ्रोपोडा को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।